जय हिंद मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं 4 टॉपिकों को कवर करूंगा। सबसे पहले टॉपिक होगा संदेश। संदेश के बारे में पहले जानेंगे क्या है ये, इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व है। फिर राजा सुहेलदेव क्यों चर्चा में है, इनके बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित एक चित्तौरा झील है, इसको भी समझेंगे। फिर सियुलेकेंथ, यह क्या है, किस प्रकार की जीव है, यह क्यों चर्चा में आया है और इसका जीवित जीवाश्म में खोजा गया है, इसके बारे में जानेंगे। जीवित जीवाश्म में क्या होते हैं। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन, इसका कब स्थापना हुई थी, कन्वेंशन की कितने सदस्य हैं, क्या उद्देश्य है, इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संदेश। संदेश क्या है? गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। किसने लॉन्च किया है ये व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश ऐप नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सूचना विज्ञान केंद्र ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में। यह किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। आगे देखते हैं, जो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए आप कुछ इसके परिचय देखते हैं संदेश ऐप के बारे में। क्या परिचय है इसका? यह एक गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जिसे किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपयोगकर्ता, जैसे हम आप हुए, वैध यानी लीगल ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से अधिकारी या आकस्मिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पहले किसके लिए? पहले कर्मचारियों के लिए जो लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं अब। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें ग्रुप बनाने, संदेश भेजने, मैसेज फॉरवर्ड करने और इमोजी जैसी तमाम सुविधाएं जैसे व्हाट्सएप में उपलब्ध हैं वैसे इसमें उपलब्ध हैं। यह 2 प्लेटफॉर्म के बीच इंट्री चैट, जो चैट हिस्ट्री होती है, को स्थानांतरित करने का विकल्प नहीं देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा, यह जो संदेश ऐप है, जो चैट हिस्ट्री होती है, जो हम लोग दो लोग आपस में बात करते हैं, तो उस चैट हिस्ट्री को स्थानांतरित करने का, यानी कि किसी को थर्ड पार्टी को भेजने का विकल्प नहीं देता है। किंतु संदेश ऐप के जरिए चैट को आप बैकअप करने के लिए अपने ईमेल आईडी पर इसे चैट को बैक कर सकते हैं। जो चैट आपने किया उसको बैकअप के लिए ईमेल आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सुविधा है। और उपयोगकर्ता ऐप जो जैसे हमने उपयोग किया, आपने उपयोग किया, तो जो उपयोगकर्ता है, जो पंजीकृत मोबाइल आईडी हुआ है, ईमेल आईडी हुआ है, इनसे अपना फ़ोन नंबर अगर बदलता है तो उसे नए पंजीकरण के तहत इसे दोबारा करना पड़ेगा। यानी अगर आपने सोचा कि मैं नंबर बदल के दूसरा अपने आईडी बना लूँ, तो आपको एक नए उपयोगकर्ता के रूप में शामिल होना पड़ेगा, वो आईडी आपकी बेकार हो जाएगी। और क्या विशेषता है इसकी? इस ऐप के उपयोगकर्ता को किसी भी संदेश को, अगर जैसे आपने उपयोग कर रहे हैं ऐप, तो आप किसी संदेश को गोपनीय संदेश के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। अगर आपने गोपनीय, जैसे उसमें कोई ऑप्शन होगा, इसे जैसे आपने एक भेजा, कोई एक ऐप संदेश भेजा, उसने किसी ने आप मैसेज भेजा आपने, तो आपने उस मैसेज को गोपनीय संदेश के रूप में चिन्हित कर दिया है, तो जिसे ये मैसेज मिलेगा, अब वह मैसेज किसी दूसरे को भेज नहीं सकता है, क्योंकि आपने इसे चिन्हित कर दिया है। तो सिर्फ उसी सेकंड पार्टी को जाएगा, थर्ड पार्टी को उसे नहीं भेज सकते हैं, दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं कर सकता है और ना ही साझा करने में सक्षम होगा। अब आइए इसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्यों इसका महत्व है? सबसे पहले क्या है? विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी। ठीक है, सुरक्षित संचार होगा और इंडिजीनियस है, आत्मनिर्भर भारतीय है, स्वदेशी है, तो भारत में डाटा होगा, भारत में डाटा स्टोर होगा। तो बीते वर्ष कंप्यूटर इमरजेंसी सर्ट टीम, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने गृह मंत्रालय से सूचना और गोपनीय चिंता को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों हेतु, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी, जो आपने पढ़ा होगा, अभी हाल फिलहाल चर्चा रहा था जब पेगासस वायरस, जिसने मानव कार्यकर्ता के, जो सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, मानव अधिकार के जो के लिए कार्य करते हैं, उनके व्हाट्सएप का जो ऐप जो हो गया था, हैक हो गया था अकाउंट, तो उसके लिए इसमें जब बात उठी तो कहा कि भारत जो अधिकारी सरकारी कर्मचारी होंगे वो इस प्रकार का ऐप यूज करेंगे। और क्या होगा? ये स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, जो सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत। इस स्वदेशी उत्पाद को विकसित करने को परिस्थिति के जैसे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अन्य भारतीय भी ऐप को बढ़ाएं। अगला टॉपिक है राजा सुहेलदेव क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक को, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, और चित्तौरा झील के विकास के लिए एक कार्य का शिलान्यास किया है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कहाँ है? चित्तौरा झील कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा। तो यूपी पीसी वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्तौरा झील कहाँ पर है? बहराइच में है। ठीक है, और राजा सुहेलदेव के बारे में जानते हैं अब। राजा सुहेलदेव तो बहराइच जिले, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पूर्व श्रावस्ती के शासक थे। यानी यहाँ का इनका शासनकाल क्या था? इनका शासनकाल था 11वीं शताब्दी के आसपास, और क्षेत्र श्रावस्ती। वो 2 बात याद करना। और क्यों चर्चा में रही है? कि इतिहास में महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। किसी दिन आपको मैं एक आक्रमण पर वीडियो बना दूंगा, आप परेशान ना होइए।
महमूद गजनवी की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके साले को मार दिया था, साले सर भतीजे को मार दिया था, ऐसा कुछ था। आइए देखते हैं, आगे देखेंगे। महाराजा सुहेल देव सोमनाथ मंदिर जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी, उससे लूटपाट से हिंसा से व्यथित थे, जिस कारण से इन्होंने गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए थारू और बंजारा जैसे समुदायों को अपने एकत्र किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से वार किया। और थारू बंजारा जब समुदाय मिल गए आपस में, इन्होंने मजबूत सेना बनाई, तो उनकी संयुक्त सेना ने बहराइच में महमूद गजनवी के भतीजा था, तो भतीजा कौन न क्या नाम था, सैयद सालार मसूद गाजी, सैयद सालार मसूद गाजी नाम ये नोट कीजिएगा, आप पहले सुने, सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया। महाराजा सुहेल देव का उल्लेख किस में मिलता है, मीरात ए मसूदी। अब ये कहेंगे मीरात ए मसूदी क्या है, तो ये 17वीं शताब्दी का फारसी भाषा का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो कितने बातें नोट करेंगे आप, मीरात ए मसूदी लिखेंगे और इसकी रचना किसने की थी, तो अब्द उल रहमान चिश्ती या अब्द उल रहमान चिश्ती ने की थी। कब की थी, जहांगीर के शासनकाल में की थी। और यह है क्या, मीरात ए मसूदी है क्या, यह इस गाजी की जीवनी है, जिसमें सुहेल देव के बारे में बताया गया कि इन्होंने इसकी हत्या की थी। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए बीच बीच में। अब आइए एक नज़र मारते हैं चित्तौरा झील पर। मैंने आपको बताया चित्तौरा झील कहाँ पर, यूपी के बहराइच जिले में है, ठीक है। और इससे झील से एक नदी निकलती, छोटी सी नदी का नाम क्या है, तेरी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तेरी नदी छोटी सी नदी है जो कई प्रवासियों पक्षी के लिए मानी जाती है, यहाँ के प्रवासी पक्षी आते हैं। और हिंदू तीर्थ स्थल होने के नाते कार्तिक पूर्णिमा और बसंत पंचमी जो अभी हाल में हुआ था, इस दिन झील के पास कई मेले लगते हैं और यहाँ आश्रम भी है, झील के पास आश्रम भी है जहाँ मुनि अष्टावक्र निवास करते हैं। महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए इसे। और जहाँ जो आश्रम बना हुआ यह प्रतीक है, साक्षी है इसके युद्ध का, किसके, सुहेल देव और गाजी के युद्ध का। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला टॉपिक कौन सा है, सियुलेकेंथ को कोलेकेंथ भी कहते हैं। क्या है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने सियुलेकेंथ या कोलेकेंथ नामक एक विशाल मछली के जीवाश्म में, तो किसका जीवाश्म है, मछली के जीवाश्म की खोज की है, जिसे जीवित जीवाश्म के रूप के उदाहरण माना जाता है। क्या होता है जीवित जीवाश्म, अभी जानेंगे। तो क्या नोट करेंगे आप, सियुलेकेंथ क्या है, मछली का जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म है। और कोलेकेंथ या सियुलेकेंथ बात एक ही है। ये देखिए, इस प्रकार के जीवाश्म की खोज की है, आप देख सकते हैं इसे, मछली का जीवाश्म है। माना जाता है कि सियुलेकेंथ या कोलेकेंथ को लगभग 66 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह जो जीवाश्म मिला है 66 मिलियन वर्ष पुराना है, जो क्रिटेशियस युग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट कितना है, कोलेकेंथ का संबंध किससे है, क्या है, मछली का जीवित जीवाश्म कितना पुराना है, क्रिटेशियस युग से संबंधित है। इसी समय किसकी उत्पत्ति हुई थी, डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, तो आपने पढ़ा होगा। अब आइए एक नजर मारते हैं कोलेकेंथ के बारे में, यह जीवाश्म के बारे में। तो यह समुद्री सतह से लगभग में 2-2.5 हज़ार फुट की नीचाई गहराई पर निवास करने वाला एक जीव है, जलीय जीव है। आपको पता है मछली क्या जलीय जीव होती है। और माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के साथ ये विलुप्त हो गए थे, 65 मिलियन वर्ष पहले। और 1938 में इसकी खोज के साथ इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी कि यह लोन फिश मछली के प्रकार की स्थलीय जानवरों में जैसे एक प्रकार है, लोन फिश मछली के एक प्रकार है, क्या उसी प्रकार क्या यह इसका विकास हुआ है, और क्या यह मछली स्थलीय जानवरों के विकास को प्रभावित करती है, इस प्रकार की बहस शुरू हो गई। और आप कहेंगे ये मछली की जीवाश्म कहाँ मिले थे, तो इसके केवल 2 जीवाश्म अभी तक ज्ञात है, इसके केवल 2 जीवाश्म ज्ञात हैं। पहला जीवाश्म कहाँ मिला था, कोमोरोस द्वीप समूह पे, और दूसरा सुलवेसी द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया पड़ता है। और कोमोरोस द्वीप कहाँ पड़ता है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। तो कहाँ पर इसकी अभी सिर्फ 2 प्रजाति हुई, केवल शब्द पर आप नोट कीजिएगा, केवल 2 प्रजातियाँ मौजूद हैं इसकी वर्तमान में। एक कहाँ पर है, पूर्वी अफ्रीका, एक इंडोनेशिया का सुलवेसी द्वीप समूह और अफ्रीका का कोमोरोस द्वीप समूह। तो ऐसे पूछते हैं कि कोमोरोस द्वीप कहाँ पर है, कोमोरोस द्वीप समूह पूर्वी अफ्रीका में। सुलवेसी द्वीप संबंध किस क्षेत्र से है, किस देश में है, तो इंडोनेशिया। अब आइए मारते हैं क्या होता है जीवित जीवाश्म। एक नजर जीवित जीवाश्म ऐसे जीव होते हैं जो प्रारंभिक भूगर्भीय काल से अपरिवर्तित रहे हों, यानी शुरू जब से इनकी उत्पत्ति हुई है अपरिवर्तित रहे हैं, एकदम वैसे ही हैं, यानी जीवित हैं। जीवित जीवाश्म अपरिवर्तित रहते हैं, ये नोट कीजिएगा आप। जिसके करीबी संबंधी जीव विलुप्त हो चुके हों,
समझिए आप, वो जिनके करीबी संबंधी जीव थे प्राय विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी जिंदा हैं। तो जीवित जीवाश्म, समझ गए जीवित जीवाश्म क्या होते हैं? जीवित जीवाश्म जो भूगर्भीय काल से अपरिवर्तित रहने वाले जीव होते हैं, जो जो परिवर्तित नहीं होते हैं। जो अब आप कहेंगे क्या यही अकेला जीवित जीवाश्म है? नहीं, कोलेकेंथ के अलावा हारसू क्रैब, हार्स घोड़ा वाला याद करिए, आप ट्रिक याद रखिए, घोड़े से याद रखिए, हार्स में घोड़ा होता है, तो हारसू क्रैब और जिनकोंगो या इन्हें कहते हैं जिनकगो वृक्ष भी जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं। तो जीवित जीवाश्म में कोलेकेंथ हुआ, हारसू क्रैब हुआ और जिनकगो वृक्ष हुआ। एक वृक्ष हुआ और एक जीवित जीवाश्म हुआ। ये कौन है? ये क्रैब है, क्रैब। तो जीवित जीवाश्म के कितने महत्वपूर्ण उदाहरण आपको नोट कीजिएगा, कोलेकेंथ या सियुलेकेंथ, इसके अलावा हारसू क्रैब और जिनकगो वृक्ष। आप इसे नोट कीजिएगा, आप इसे जो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसे जो महत्वपूर्ण होता है, हाँ इसे जरूर नोट कीजिए। इससे पता चलता है कि वास्तव में ये विकास कर रहे हैं, यानी जीवित जीवाश्म में अपरिवर्तित हैं, यानी ये इससे मतलब ये विकास कर रहे हैं। हालांकि विकास की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से बहुत धीमी है, क्योंकि आप देखिए जब से बने हैं अभी भी जिंदा हैं, जीवित हैं, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है। देखो कोई भी अगर मृत होता तो परिवर्तित हो जाता, किसी जैसे कोयला हीरा में परिवर्तित होता है ताप दाब के कारण, तो उसका परिवर्तित होना, ये परिवर्तित नहीं हुए यानी जिंदा है। अब आइए इनकी आयुसीन स्टेटस देते हैं। ये आयुसीन में किस प्रकार स्टेटस है? आयुसीन का इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय में है। कौन? सियुलेकेंथ या कोलेकेंथ, और साइट्स की परिशिष्ट एक में है। लेकिन यहाँ नोट कीजिएगा, ये पूर्वी अफ्रीका के कोमोरोस तट पर थे, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन जो सुलावेसी द्वीप पर है उसे सुबेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अंतर याद रखिए, जो अफ्रीका के तट पर है, जो अफ्रीका के तट पूर्वी तट पर पाया जाता है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि जो सुलावेसी द्वीप पर इंडोनेशिया का है वह वल्नरेबल सुबेद है और साइट्स की परिशिष्ट एक में है। अगला न्यूयॉर्क कन्वेंशन। क्या है न्यूयॉर्क कन्वेंशन? क्यों चर्चा में रहा है? कि केयर्न एनर्जी, जो क्या ब्रिटेन की एक कंपनी है, ने अमेरिका की एक जिला अदालत में ब्रिटेन नहीं, शायद इसमें मैं डाउटफुल हूँ कि ब्रिटेन की है कि अमेरिका की। अब इसे जरा नोट चेक कर लेना जाकर गूगल पर, ठीक है। अमेरिका की एक जिला अदालत ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भारत के विरुद्ध 1.2 बिलियन डॉलर का एक मध्यस्थता निर्णय लागू करने के लिए मामला दायर किया था। तो ये क्या है? तो ये जब ये मामला दायर किया तो ये कन्वेंशन चर्चा में आया, क्योंकि भारत इसका सदस्य रहा होगा तभी तो ये चर्चा में आया है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन। आइए देखते हैं क्या है न्यूयॉर्क कन्वेंशन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन को और किस नाम से जानते हैं? कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट फॉर फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड्स। इतना लंबा नाम है, इसे नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन को न्यूयॉर्क ऑर्बिट्रेशन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक प्रमुख उपकरण है। तो बस इतना नोट कीजिए, क्या नोट करना है आपको? न्यूयॉर्क कन्वेंशन इज इक्वल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी इंटरनेशनल मीडिएटरी। मध्यस्थता क्या होता है? मध्यस्थता क्या होता है? यहाँ मध्यस्थता का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत मध्यस्थता यानी समझौते के माध्यम से कोई विवाद या एक से अधिक मध्यस्थों के मध्य, जो मध्यस्थ क्या होता है? जो बीच में एक स्वतंत्र व्यक्ति हो सकती है या कोई निकाय भी हो सकता है। मध्यस्थता क्या होता है? जो जैसे आप दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, जैसे आपने सुनी होगी बंदर वाली कहानी, दो बिल्ली लड़ रहे थे और बंदर बीच में क्या था? बंदर क्या था? मध्यस्थ था। तो उस प्रकार मध्यस्थ कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई निकाय भी, संस्था भी हो सकती है। लेकिन आपने ये भी कहानी में सुना होगा कि मध्यस्थ का निर्णय बाध्यकारी होता है, क्योंकि जिस पर मध्यस्थ का निर्णय बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। अगर देखिए जिला अदालत, आपने सुना होगा नाम, हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ा होगा, जिला अदालत के जो मध्यस्थ के विरुद्ध आप जा सकते हैं निर्णय के विरुद्ध, लेकिन अगर एक बार मध्यस्थता हो गई है तो मध्यस्थता के निर्णय के विरुद्ध आप, जैसे परिवार के विवाद का निर्माण कैसे होता है, परिवार के विवादों का निपटारा कैसे होता है? मध्यस्थता परिषद में होता है, और उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। क्यों? मध्यस्थता की कोर्ट के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मध्यस्थता कब होता है? जब आपकी सहमति होगी, दोनों सहमति होगी, तभी तो होगा ना मध्यस्थ। और फिर आप जब सहमति देने के बाद फिर भी आप कैसे मुकर सकते हैं? इस कारण से इसे आगे नहीं, मध्यस्थता कोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि मध्यस्थता के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता है। और ये कब हुआ था? तो ये 1958 में हुआ था, जून 1958 में होता है, और यूएन के अंतर्गत, यूएन के तत्वाधान में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन के बाद हुआ था, और जिसे 1959 में, तो नोट कीजिए क्या 1958 में हुआ था और 1959 में लागू हुआ था।
सदस्य कितने हैं? 166 है। भारत भी इसका सदस्य हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि विदेशी और गैर घरेलू मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू करना और बिना भेदभाव के कार्य किया जाना। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाँ, इसे जरूर नोट कीजिएगा। यह बाध्यकारी होता है, यह बाध्य करता है सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थता संबंधी सभी विदेशी निर्णयों को मान्यता दें, अपने अधिकार क्षेत्र में घरेलू निर्णयों की विदेशी निर्णयों को भी लागू करें। यानी यह बाध्यकारी होता है, बाध्य करता है। ठीक है, और क्या बात हुई थी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण ये जरूर नोट कीजिएगा आप। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश इस बात पर सहमत होते हैं कि वहाँ की जहाँ पर जो अदालत होगी, वहाँ की अदालतें सभी पक्षों द्वारा मध्यस्थता के लिए किए गए समझौते का सम्मान करेंगी। यानी सभी देश अब इस बात को सहमत हैं कि जो मध्यस्थता निर्णय करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, उन्हें लागू करूंगा। साथ ही वे अपने अधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता संबंधी किसी भी निर्णय को मान्यता देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक कैसा लगा? तो टॉपिक खत्म होने से पहले आज हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? अब आज क्या पढ़ा? सबसे पहले संदेश पढ़ा। संदेश किसने लॉन्च किया है? सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लॉन्च किया है। इसमें क्या सुविधा थी? इसमें आप किसी मैसेज को चिन्हित कर सकते हैं और चैट हिस्ट्री को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। और इसका किसका था? इसका महाराजा सुहेलदेव था। महाराजा सुहेलदेव शासन कहाँ था? पूर्वी श्रावस्ती था। कहाँ? यूपी के बहराइच जिले में। और इसका शासन वर्ष क्या था? 11वीं शताब्दी में। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था महबूब गजनवी के भतीजे को हराया था। क्या नाम था उसका? सलार गाजी। नोट कीजिएगा, मैं रिवीजन आपको रिकॉल कीजिए आप। और इसकी एक पुस्तक थी जो कब लिखी गई थी? जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? अब्द उर रहमान ने लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? मीरात ए मसूदी। रिकॉल कीजिए। फिर कौन सा पढ़ा? फिर हमने पढ़ा सियू कैंथ या कोलैकेंथ, जो क्या मछली का जीवित जीवाश्म था और किसके संबंधित था? क्रिटेशियस युग से, जो 66 मिलियन वर्ष पूर्व पाए गए थे। और इसके केवल कहाँ जीवाश्म मिलते हैं? केवल 2 जगह पर। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीकी तट पर कोमोरोस द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सोलोवेसी द्वीप समूह पर। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन कब हुआ था? 1958 में हुआ था और 1959 को लागू हुआ था। क्या है? मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को लागू करना। तो फ्रेंड्स, टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।